एटॉमिक हैबिट्स का नाम तो हम सब ने सुना है। जी द पावर ऑफ हैबिट भी शायद पढ़ी होगी। जी। हम में से ज्यादातर लोग हैबिट लूप यानी वो संकेत, क्रिया और इनाम इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है जो सबको परेशान करता है कि अगर हमें ये सारी थ्योरी पता है तो हम अपनी आदतें बदलने में बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर दिन के अंत में दम तोड़ देती है, तब असल में क्या काम करता है। इसके लिए हमारे पास विवेक कुमार की किताब स्टिक वाइज हैबिट्स और कुछ और स्रोत हैं जिनकी मदद से हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि हमारे रोज के लगभग 40% से ज्यादा काम हमारी आदतें होती हैं। 40%? हाँ, 40% से भी ज्यादा। मतलब हम अपने जागने के समय का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजार रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो ऑटो पायलट है, ये हमें किस दिशा में ले जा रहा है। क्या ये हमें उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं? सही बात है। तो चलिए सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं, और वो है इच्छा शक्ति या विल पावर पर हमारा कुछ ज्यादा ही भरोसा। हाँ। शोधकर्ता रॉय बॉमिस्टर ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया था, ईगो डिप्लीशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी विल पावर को एक फोन की बैटरी की तरह सोचना। सुबह जब हम उठते हैं तो ये 100% चार्ज होती है और फिर जिंदगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो भी खुद को शांत रखना, ऑफिस पहुंचकर बॉस की एक मुश्किल ईमेल का जवाब देना, हाँ, फिर एक लंबी मीटिंग में ध्यान लगाए रखना। हर छोटे बड़े फैसले में ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खर्च होती जाती है। कहते हैं कि वो रात के खाने के बाद मीठे को ना कहे या हमें सोफे से उठाकर जिम भेज दे, जो कि मतलब नामुमकिन सा है। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग कैसे कर पाते हैं जिन्हें हम इतना अनुशासित मानते हैं। क्या उनकी बैटरी हमसे बड़ी होती है? और मजे की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो अपनी बैटरी पर निर्भर ही नहीं रहते। वो इच्छा शक्ति का खेल खेलते ही नहीं है, वो डिजाइन का खेल खेलते हैं। डिजाइन? हाँ, अनुशासित लोग असल में वो हैं जिन्होंने अपने माहौल को, अपनी दुनिया को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि सही काम करना उनके लिए सबसे आसान रास्ता बन जाए और गलत काम करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़े। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जो अक्सर दिया जाता है, ऑफिस में कैंडी जार वाला प्रयोग। हाँ हाँ। आकर सिर्फ 6 फीट दूर एक अलमारी के अंदर रख दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। कैंडी की खपत 42% कम हो गई। 42%। सोचिए, इच्छा शक्ति वही थी, लोग वही थी, कैंडी भी वही थी। बदला क्या? सिर्फ माहौल। बस वो 6 फीट की दूरी। हाँ, उन 6 फीट की दूरी ने दिमाग के लिए एक छोटा सा एक फ्रिक्शन पैदा कर दिया। अब कैंडी खाने के लिए उठना पड़ेगा, अलमारी तक जाना पड़ेगा। और हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी है। बिल्कुल, वो हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। और मजे की बात यह है कि हम दिमाग के इसी आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमाल का है क्योंकि ये साबित करता है कि हम अक्सर अपनी प्रेरणा को दोष देते हैं कि मुझ में मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में समस्या सिर्फ सुविधा की होती है। आपने अपने लिए गलत काम करना बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। जैसे अगर सुबह दौड़ना है तो रात में ही अपने दौड़ने वाले जूते बिस्तर के पास रख दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेंगे। आपने अपने लिए सही काम करने का रास्ता आसान बना दिया। तो माहौल को डिजाइन करना तो पहला कदम हुआ, लेकिन आदत शुरू करने के लिए भी दिमाग को मनाना पड़ता है। हाँ, वो भी एक लड़ाई है। दिमाग के इसी आलस को इस्तेमाल करने के 2 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला है बीजे फॉग का एंकर सिस्टम और दूसरा है जेम्स क्लियर का 2 मिनट का नियम। एंकर सिस्टम का सिद्धांत बहुत सरल है। किसी भी नई आदत को हवा में शुरू मत करो, उसे अपनी किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ एक एंकर की तरह जोड़ दो। मतलब दिमाग को एक पहचाना हुआ रास्ता देना। ठीक कहा। जैसे ही मैं सुबह की कॉफी का कप उठाऊंगी, ये एक पुरानी ऑटोमेटिक आदत है। मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगी, ये नई आदत है। यहाँ कॉफी पीना एक ट्रिगर बन जाता है। दिमाग को कुछ नया सोचना ही नहीं पड़ता। और 2 मिनट का नियम तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये हमारी सोच के बिल्कुल उलट काम करता है। कैसे? हम सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए हमें बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। ये नियम कहता है अपने लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि उसे ना कहना नामुमकिन हो जाए। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। 2 मिनट का नियम आदत बनाने के बारे में है ही नहीं, ये शुरुआत करने की आदत बनाने के बारे में है।
शुरुआत करने की आदत, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, हम किसी भी काम को टालते क्यों हैं? क्योंकि उसे शुरू करने में जो मानसिक ऊर्जा लगती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। मुझे एक किताब लिखनी है, ये सोचकर ही घबराहट होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पैराग्राफ लिखना है, ये आसान लगता है। मुझे 1 घंटे जिम करना है, ये मुश्किल है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने जिम के कपड़े पहनने हैं, ये किया जा सकता है। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं, तो गति का नियम काम करने लगता है। और अक्सर आप 2 मिनट से कहीं ज्यादा काम कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर न भी करें तो भी आप जीत गए, क्योंकि आपका लक्ष्य 2 मिनट था। आपका लक्ष्य काम पूरा करना नहीं है, आपका लक्ष्य हर रोज मैदान में उतरना है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमने माहौल को डिजाइन कर लिया, 2 मिनट के नियम से शुरुआत को आसान बना दिया, लेकिन असली लड़ाई तो कुछ हफ्तों बाद शुरू होती है। जब शुरुआती जोश खत्म हो जाता है। हाँ, वो क्या चीज है जो हमें महीनों तक प्रेरित रखती है? और यहीं पर इस विषय का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है, पहचान, आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित आदतें बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब पूरी करनी है। ये बाहरी लक्ष्य हैं। और बाहरी लक्ष्यों के साथ दिक्कत ये है कि जब आप उन्हें पा लेते हैं तो प्रेरणा खत्म हो जाती है, या अगर आप उन्हें नहीं पा पाते तो आप निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। स्थायी बदलाव तब आता है जब आप पहचान आधारित आदतें बनाते हैं। आपका लक्ष्य वजन कम करना नहीं है, आपका लक्ष्य है एक स्वस्थ इंसान बनना। आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, आपका लक्ष्य एक धावक बनना है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, तो आप उन्हें इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको कुछ पाना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी और एक बारीक सवाल उठता है, क्या ये पहचान वाली बात थोड़ी खतरनाक नहीं हो सकती? खतरनाक किस तरह से? मान लीजिए कोई रोज जिम जाना शुरू करता है और खुद को एथलीट मानने लगता है, पर 2 हफ्ते बाद उसके पैर में चोट लग जाती है और वो महीनों तक जिम नहीं जा पाता। क्या तब उसकी ये नई नवेली पहचान बिखर नहीं जाएगी? क्या ये असफलता का एहसास उसे और ज्यादा निराश नहीं कर देगा? ये एक बहुत जायज चिंता है। अगर पहचान एक सख्त लेबल की तरह हो तो वो टूट सकती है। यहीं पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे एक जिंदा दस्तावेज की तरह देखना चाहिए, जिसे आप हर रोज अपने कामों से लिखते हैं। अपने हर काम को एक वोट की तरह देखिए। जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति बनने के पक्ष में एक वोट डालते हैं। अच्छा। जब आप टीवी देखने की बजाय एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक पढ़ने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक वोट डालते हैं। चोट लगने पर भी एक एथलीट अपनी डाइट का ध्यान रखकर, अपनी फिजियोथेरेपी करके हर रोज एथलीट होने के पक्ष में वोट डाल सकता है। तो पहचान कोई मंजिल नहीं है? नहीं, ये हर रोज डाले गए छोटे छोटे वोटों का नतीजा है। और इन्हीं वोटों को डालने में कीस्टोन आदतों का कॉन्सेप्ट बहुत मदद करता है। ये वो छोटी छोटी आदतें होती हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। हाँ। आप एक चीज सुधारते हैं और आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्से अपने आप सुधरने लगते हैं। स्टारबक्स की केस स्टडी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, उन्होंने इसके लिए एक पूरा हैबिट लूप तैयार किया। संकेत था एक नाराज या चिल्लाता हुआ ग्राहक, क्रिया थी उनका LATTE मेथड। LATTE मेथड। हाँ, ये एक एक्रोनिम है। लिसन, ग्राहक की बात ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, उसकी परेशानी को स्वीकार करो। टेक एक्शन, समस्या को सुलझाओ। थैंक, उसका धन्यवाद करो। और एक्सप्लेन, उसे समझाओ कि आपने क्या किया। और इनाम था एक मुश्किल स्थिति को सफलतापूर्वक संभालने का संतोष। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिस पर सोचना जरूरी है। वो क्या? क्या ये एक तरह से कर्मचारियों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के नाम पर उन्हें मुश्किल हालात सहने की ट्रेनिंग देना नहीं है, ताकि वो परेशान होकर नौकरी ना छोड़ें? मतलब, क्या ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक चालाक तरीका है? हाँ, ये एक जायज सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों में है। ये निश्चित रूप से कंपनी के फायदे के लिए था, लेकिन इसका एक अनपेक्षित और बहुत सकारात्मक नतीजा भी निकला। क्या? कर्मचारियों ने इंटरव्यू में बताया कि वे इस LATTE मेथड का इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी में भी करने लगे थे। अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहस के दौरान इस एक आदत ने उनके रिश्तों को बेहतर बना दिया। तो जो एक कॉर्पोरेट रणनीति थी, वो अनजाने में एक जीवन कौशल बन गई। बिल्कुल, लेकिन इन आदतों को बनाने में, खासकर कीस्टोन आदतों को,
एक ऐसा दौर आता है जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, वो पठार। हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, रोज जिम जा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, पर महीनों तक वजन 1 इंच भी कम नहीं होता। ये वो शून्य है जहां ज्यादातर अच्छी आदतें दम तोड़ देती हैं। इस दौर को जेम्स क्लियर ने प्रगति की छिपी हुई क्षमता का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना ही नतीजा तुरंत दिखेगा, लेकिन हकीकत में नतीजे बहुत समय तक दिखाई नहीं देते और फिर अचानक से एक बड़ा उछाल आता है। ये बिल्कुल उस चीनी बांस के पेड़ की कहानी जैसा है। हाँ, बताइए। जब आप बांस का बीज बोते हैं तो आपको 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। आप हर रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और फिर 5 साल के इंतजार के बाद वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो सवाल ये है, क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा या 5 साल और 6 हफ्तों में? जाहिर है 5 साल में। वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। या बर्फ का उदाहरण लें। अच्छा। एक कमरे में बर्फ का एक टुकड़ा रखा है, तापमान है 28 डिग्री, फिर 30, फिर 31। बर्फ अभी भी ठोस है, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है वो पिघलना शुरू कर देती है। वो 1 डिग्री का बदलाव जादू ही नहीं था, उससे पहले के सारे डिग्री उस बदलाव की नींव रख रहे थे। तो इस पठार को पार करने के लिए क्या करना चाहिए? 2 चीजें सबसे ज्यादा मदद करती हैं, ट्रैकिंग और जवाबदेही। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं, चाहे कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाकर या किसी ऐप में, उनके सफल होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक निशान लगाने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? क्योंकि जब आपको बाहरी दुनिया से कोई नतीजा या इनाम नहीं मिल रहा होता, तो ट्रैकिंग आपको एक आंतरिक इनाम देती है। कैलेंडर पर लगा हर क्रॉस आपके दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल भेजता है, मैं आज भी मैदान में डटा रहा, मैंने अपना काम किया। ये पठार को पार करने की बात बहुत दमदार है, और ये सिर्फ निजी आदतों पर ही लागू नहीं होती। मैंने देखा है कि यही सिद्धांत प्रोफेशनल जीवन में भी कमाल का काम करता है। हाँ, खासकर जब बात नए स्किल्स बनाने की हो। बिल्कुल। जैसे स्रोतों में बुक रीडिंग मैराथन का एक विचार दिया गया है। ये बताता है कि कैसे सिर्फ एक 30 मिनट की रोज पढ़ने की आदत आपके करियर के लिए जरूरी कई स्किल्स को एक साथ विकसित कर सकती है। हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक कीस्टोन आदत कई क्षेत्रों में असर डालती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन को ही लीजिए। ये सिर्फ अच्छी वोकैबुलरी की बात नहीं है। जब आप लगातार अच्छे लेखकों को पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि जटिल विचारों को सरल तरीके से कैसे पेश किया जाए। आप तर्कों को बनाना सीखते हैं। ये आपकी ईमेल लिखने से लेकर मीटिंग में अपनी बात रखने तक हर चीज को बेहतर बनाता है। और लीडरशिप पर इसका क्या असर होता है? अक्सर लोग लीडरशिप को एक पद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब आप महान लीडर्स की कहानियां पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये कोई पद नहीं बल्कि प्रभाव और जिम्मेदारी का नाम है। और आप अपने मौजूदा रोल में ही एक बेहतर लीडर की तरह सोचने पर मजबूर होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का स्किल तो अपने आप ही बन जाता है ना? बिल्कुल। रोज 30 मिनट निकालने के लिए आपको अपने शेड्यूल में झांकना पड़ता है। ये पहचानना पड़ता है कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। तो एक छोटी सी आदत आपके प्रोफेशनल टूल किट को पूरी तरह से अपग्रेड कर देती है, वो भी बिना किसी महंगे कोर्स के। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है, स्थायी आदतें बनाना इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये एक चतुर आर्किटेक्ट बनने का खेल है। हमें अपने माहौल का, अपनी शुरुआत की रस्मों का और सबसे जरूरी अपनी पहचान की कहानी का आर्किटेक्ट बनना होगा। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमें अपनी असफलता के लिए खुद को कोसना बंद करना होगा और अपने सिस्टम को सुधारने पर ध्यान देना होगा। सही बात है। हैबिट लूप को समझें ताकि आप उसे हैक कर सकें। 2 मिनट के नियम से शुरुआत करें ताकि दिमाग के आलस को धोखा दे सकें। और लक्ष्यों के पीछे भागने की बजाय ये सोचें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं और फिर छोटे छोटे वोटों से उस पहचान को हर रोज मजबूत करें। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे। हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मुझे कौन सी अच्छी आदतें बनानी चाहिए? शायद ये गलत सवाल है। शायद सही सवाल ये है, जो आदतें और सिस्टम आज मेरे लिए काम कर रहे हैं, क्या वे 10 साल बाद भी उतने ही कारगर होंगे जब मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारियां और मेरे लक्ष्य सब बदल चुके होंगे? बहुत गहरा सवाल है। शायद जीवन की सबसे जरूरी मेटा हैबिट कोई एक क्रिया नहीं, बल्कि समय समय पर अपनी पूरी दिनचर्या का ऑडिट करने
और उसे आज की जरूरत के हिसाब से फिर से डिजाइन करने की आदत है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन सी आदत बनानी चाहिए,